हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का जो जूलॉजी का पहला पेपर है, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ये चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तीसरी यूनिट पे चर्चा करेंगे और तीसरी यूनिट के अंदर ये हमारा 12 लेक्चर रहेगा, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जो जिनका हमारे आर्थिक लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है या यूज़ होता है, उन एनिमल्स का किस तरीके से कल्चर करेंगे, उनमें किस तरीके से ब्रीडिंग होगी, उसके बारे में समझना है। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म, एक आर्थ्रोपोड लिया है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसका नाम है हनी बी। आप सभी को पता है कि मधुमक्खी के द्वारा हमको शहद प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होता है, जो कि एक इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो भी वो हमारे लिए आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट है, और हमारे हेल्थ के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा हनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। तो हनी बी के द्वारा जो हनी है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हमको समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले जिसके बारे में समझना है और जो जिससे प्रोड्यूस होता है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि हनी बी का जो कल्चर किया जाएगा, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है। हनी बी के मेथड को अपन लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोगों क्या करते हैं कि हनी को बनाने के लिए हनी बी का कल्चर करते हैं, उसको पालते हैं, मधुमक्खी पालन जिसको कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन पढ़ने से पहले हम लोग हनी बी के बारे में समझ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए ये इंसेक्ट। ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में समझना जरूरी, और इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हनी बी। हनी बी क्या है? ठीक है, ये एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं, जो उपांग होते हैं, वो सेगमेंट फॉर्म में पाए जाएं। ठीक है। आर्थ्रोपोड। और इनमें किसी भी प्रकार का, आप देखेंगे इनमें किसी भी प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, उनको आर्थ्रोपोड कहते हैं। और ये इंसेक्ट की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उसमें रखे गए हैं स्पेशली। ठीक है। तो जो हनी बी है, इसका क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है, राइट। तो पहले हेडिंग डाल दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है किंगडम इसका क्या है, एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर जो इसका होगा वो होगा हाइमेनोप्टेरा। फैमिली एपिडी फैमिली के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। और जो जीनस इसका है वो है एपीज। और स्पीसीज जो हम पढ़ेंगे, इंडियन है हम लोग, तो डेफिनेटली जो इंडिया में अधिकतर कल्चर करने वाली या कल्चर की जाने वाली स्पीसीज है हनी बी की, वो है इंडिका। ठीक है। तो एपिस इंडिका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ हैबिटेट के बारे में इसके डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है हनी बी इंडस्ट्रियल फॉर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मानी जाती है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें, ठीक है, इंडस्ट्रियल कहने का मतलब क्या होता है? आपने कोई कंपनी बना ली, आप क्या करते हैं, कोई किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रूप से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मानी जाती है। ठीक है। इसमें हनी के साथ साथ वैक्स यानी मोम, ठीक है, हनी के साथ साथ वैक्स यानी कि मोम भी प्राप्त किया जाता है, राइट। हमें हनी बी से हनी तो प्राप्त हो ही रहा है, शहद तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमको मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है। इंडिया में सबसे पहले बंगाल में या बंगाल से इस उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो जो एपीकल्चर है, ठीक है, या इस इंडस्ट्रियल लेवल पर एपीकल्चर को जो पाला गया, एपी हनी बी को जो पाला गया, ठीक है, उसका जो शुरुआत हुआ है वो कहां से हुआ है? बंगाल से हुआ है। ठीक है। इसके बाद इंडिया के लगभग सभी राज्यों में एपीकल्चर दैट मीन्स मधुमक्खी पालन उद्योग चालू हो गया। और इसके बाद में ही पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि लगभग लगभग पूरे इंडिया में एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन उद्योग क्या कर दिया गया? चालू कर दिया गया, चालू हो गया। ठीक है। क्योंकि शहद आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना
प्रोडक्ट है हमारे दैनिक जीवन के लिए, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे बाबा रामदेव साहब है, वो भी कहते हैं कि पतंजलि का शहद खाइए। हमारे यहाँ पतंजलि के शहद को इस तरीके से बनाया जाता है, तो अपना प्रोडक्ट बताते हैं वो। अब हम हनी बी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं भाई। बाह आकार की कैसी होती है, सबने देखा होगा, है ना। तो कुछ स्पेशल तो है नहीं इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि लिखने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे क्या कि मधुमक्खी मक्खी की तरीके से लगती है, या वो कैसी है ना, तो उसको समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है, हनी बी प्रायः टर्मिट की तरह ही एक सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट होती है। इससे पहले हम लोगों ने टर्मिट को पढ़ा, दीमक को पढ़ा, ठीक है। वो एक सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है। सोशल कहने का मतलब क्या होता है, वो कॉलोनी के अंदर रहते हैं और डिफरेंट टाइप के, हम ये कह सकते हैं कि उसमें चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग टर्मिट के जो है ना रोल अदा किए जाते हैं। वर्कर टर्मिट अलग होता है ना, क्वीन अलग होता है, किंग अलग टर्मिट होता है, सोल्जर अलग होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हनी बी के अंदर या हनी बी का हाइव अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के चेंबर होंगे, जिसमें हनी बी के जो है ना काम करने के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये सोशल हो गया, और पॉलीमॉर्फिक यानी कि डिफरेंट टाइप का, ये पॉली मतलब बहुरूपी, ठीक है, बहुरूपी यानी कई रूपों में ये दिखाई पड़ेगा एक कॉलोनी के अंदर। और थाउजेंड्स नंबर में, और थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती हैं, ठीक है। यानी कि एक मधुमक्खी जो है वो कई मधुमक्खियों के साथ में मिल करके एक कॉलोनी बना करके रहता है, जैसा मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा ना। देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक कॉलोनी का लगभग 25 से 80 सेंटीमीटर डायमीटर का हनी कॉम्ब होता है। नहीं, 25 से 80 सेंटीमीटर डायमीटर वाला क्या होगा, एक हनी कॉम्ब होगा, ठीक है। यह कॉम्ब किसी भी ट्री की ब्रांच पर, ठीक है, गुफाओं यानी कि केव्स में, टूटी फूटी इमारतों, ठीक है, ब्रोकन बिल्डिंग्स में, ठीक है, आदि में मिलते हैं, ठीक। प्रत्येक कॉम्ब में थाउजेंड्स स्मॉल स्मॉल सेल्स यानी कोष्ठक होते हैं। तो हर एक कॉम्ब में आप देखेंगे कि हेक्सागोनल शेप का, किस शेप का मैंने बताया, हेक्सागोनल शेप का चेंबर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। हेक्सागोनल शेप ऑफ चेंबर आपको दिखाई पड़ेगा। इन्हीं में से बहुत सारी सेल्स जो होती हैं उनमें हनी बी अपने फूड मटेरियल को स्टोर रखती हैं, और इन्हीं कॉम्ब में, इन्हीं कॉम्ब के अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं, उन सेल्स के अंदर ये जो हनी बी है ये अपने फूड मटेरियल को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है आगे के लिए, जो कि मधु यानी कि हम कह सकते हैं हनी के रूप में होता है, ठीक है। यह हनी बी इस हनी को फ्लावर से एकत्रित, फ्लावर से एकत्रित शैप यानी कि नेक्टर, ठीक है, एवं पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन से प्रोड्यूस करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हनी है ये बनता कैसे है। तो ये हनी जो है ये स्पेशली फ्लावर के नेक्टर एज वेल एज उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स या जो भी है उससे, और पॉलन ग्रेन से, इनके एकत्रित होने से जो है ना इनको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ हनी बी, मधुमक्खी के प्रकार। मधुमक्खी कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एक कॉलोनी के अंदर मधुमक्खी तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट टाइप के वर्क के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। देखिए लिखा हुआ है, वो ऑल इंसेक्ट जो कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं तथा जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर डिफरेंशिएट कास्ट प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें सोशल इंसेक्ट कहते हैं। सोशल इंसेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत उन सभी इंसेक्ट को इंक्लूड किया जाता है जो एक कॉलोनी बना करके रहते हैं, और उस कॉलोनी के अंदर डिफरेंट टाइप के कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कास्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका रूप हो गया, उसका भाग हो गया, कि इस कास्ट में यही रहेंगे, इस कास्ट में यही रहेंगे, वर्कर अलग रहेंगे, सोल्जर अलग रहेंगे, है ना, क्वीन अलग रहेगी, किंग अलग रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, हनी भी एक प्रकार की सोशल इंसेक्ट होती है, ठीक है, जिनकी प्रत्येक कॉलोनी हनी कॉम्ब या बी हाइव्स कहलाती है। इनकी जो कॉलोनी होती है उसको हम लोग हनी कॉम्ब कहते हैं या बी हाइव कहते हैं, राइट। देखिए लिखा हुआ है, हनी बी की कॉलोनी
मोस्ट अरेंज फॉर्म में होती है, बहुत ही अत्यधिक फॉर्म में अरेंज रहती है, जिसमें 40 से 50,000 तक पॉपुलेशन पाई जाती है। यानी 40 to 50,000 के आसपास यहाँ पर एक कॉम्ब के अंदर, एक हाइव के अंदर आपको हनी बी देखने को मिल सकती हैं। तथा डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर इस कॉलोनी में 3 कास्ट पाई जाती हैं। ठीक है, अब सोशल इंसेक्ट है तो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा, और डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 कास्टेस पाई जाती हैं, 3 कास्ट पाई जाती हैं। जैसे लिखा हुआ है, कंप्लीट कॉलोनी में एक लार्ज क्वीन मिलेगी, फर्टाइल ड्रोन्स पाए जाएंगे, और थाउजेंड्स यानी अबाउट 50,000 के आसपास स्मॉल स्ट्राइल वर्कर बी भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स, क्वीन, ड्रोन, वर्कर के आधार पर इनको 3 कास्ट में कैटेगराइज किया गया है, इनके कॉम्ब को, इनके हाइव को। ठीक, अब देखिए क्वीन क्या करती है, समझ लेते हैं भाई। क्वीन का मतलब क्या है? क्वीन मतलब रानी, उस पूरे कॉम को चलाने वाली एक इकलौती क्वीन होती है। और ये क्वीन क्या करेगी, इनका एक मेन फंक्शन होता है, ये अंडों को देती है सिर्फ। ठीक है, बाकी सब वर्कर का और सोल्जर का काम रहता है। देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक बी हाइव में अत्यधिक लार्जेस्ट साइज की एक फर्टाइल फीमेल बी पाई जाती है। ठीक है, जिसे क्वीन कहते हैं। इसका लाइफ स्पैन लगभग 2 से 5 साल का होता है। यानी कि एक चैम्बर के अंदर, या एक हम हनी कॉम की बात करें या हनी हाइव की, बी हाइव की बात करें, तो उसके अंदर 4 से 5 साल तक एक रानी मक्खी क्या कर सकती है, राज कर सकती है। तथा क्वीन का मेन जो फंक्शन होता है वो एग लेइंग यानी कि अंडों को देना होता है। ठीक है, या अपने ब्रीडिंग सीजन में, जब इसका जनन काल होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, उस समय हर दिन 1 से 2,000 अंडों को क्या करती है, देती है या लेइंग करती है। तथा अपने कंप्लीट लाइफ स्पैन में यह लगभग 15 लाख तक अंडों को ले करती है, 15 लाख तक अंडों को देती है पूरे जीवन काल में। मतलब 5 साल के अंदर अंदर अगर आप देखें इसका अगर जीवन काल है, तो पूरे जीवन काल में 15 लाख तक अंडों को दे सकती है। लिखा हुआ है, क्वीन हनी कॉम में रॉयल चैम्बर में रहती है। अब ये रहेगी कहाँ, तो ये हनी कॉम के अंदर या बी हाइव के अंदर रॉयल चैम्बर के अंदर पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, रॉयल, रॉयल कहने मतलब रॉयल जीवन व्यतीत कर रही भाई, ये पूरे जो है ना कॉम को, पूरे हाइव को एक तरीके से संबोधित कर रही है, एक तरीके से उसको अच्छे से समझ रही है, उसमें पॉपुलेशन को इंक्रीज करा रही है। तो इसको वहाँ की जनता अच्छे से रखेगी कि ना, कि नहीं आप अच्छे से रहें, है ना। वहाँ की जनता जो क्वीन के साथ साथ और भी हनी भी पाई जा रही हैं। ठीक है, तथा फूड के फॉर्म में रॉयल जेलीज को ऑब्टेन करती है, ये रॉयल जेली खाती है। यदि किसी क्वीन की डेथ हो जाती है, अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई क्वीन उस चैम्बर में मर जाती है समय से पहले, ठीक है, या इसकी एग लेइंग कैपेसिटी लॉस या फिनिश हो जाती है, तो वर्कर बी में से किसी अदर फीमेल बी को क्वीन के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। तो जो वर्कर बी हैं, स्पेशली याद रखिएगा, अगर क्वीन की डेथ होती है तो जो वर्कर बी है उसमें से किसी एक वर्कर बी को सेलेक्ट किया जाएगा क्वीन के रूप में कि आप अब अंडे देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रोन। ड्रोन्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, हनी कॉम की यह कास्ट अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा डेवलप होती है। यानी कि यहां पर जो एग रखे गए हैं, या हनी बी के द्वारा, या क्वीन हनी बी के द्वारा इन एग को जो दिया गया है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज का मतलब इनको फर्टिलाइज नहीं किया जाता है किंग के द्वारा, राइट, इनको छोड़ दिया जाता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। और ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, ड्रोन्स में डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलप होती हैं। यह लार्ज साइज के फर्टाइल मेल होते हैं। ये स्पेशली क्या होते हैं, ये लार्ज, बड़े आकार के फर्टाइल मेल होते हैं। इनमें वैक्स ग्लैंड अभाव होता है, इनमें वैक्स ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, तथा यह अपने न्यूट्रिशन के लिए वर्कर बी पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि जो वहां पर वर्कर बी पाई जा रही हैं, ड्रोन ये क्या करते हैं, वर्कर बी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, क्वीन के साथ फर्टिलाइज किए गए या दिए गए अंडों को
फर्टिलाइज करना होता है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है ड्रोन हनी बी का, जो क्वीन ने अंडों को दिया है, एग लेइंग की है, उन एग को फर्टिलाइज करने का काम होता है इन ड्रोन बी का, राइट। अब बात करते हैं हम लोग वर्कर बी का। तो वर्कर बी क्या करती हैं? अब जाहिर सी बात है, वर्कर बी है तो उसका बहुत हार्ड वर्क होगा। तो देखिए लिखा हुआ है वर्कर बी हनी बी की कास्ट में पाई जाती है, ठीक है। अदर बी से स्मॉल होती हैं, और ये अदर बी से क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं, जिनका डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा होता है। यह स्टेराइल होती हैं, जो कि 6 हफ्तों तक ही सरवाइव करती हैं, यानी 6 हफ्ते तक ही ये जीवित रहेंगी एक कास्ट के अंदर या एक हनी कॉम के अंदर। वर्कर बी हनी कॉम के वर्कर सेल में रहती हैं। ये जो वर्कर बी होते हैं स्पेशली हनी कॉम के वर्कर सेल्स में पाए जाते हैं, तथा इनका मेन फंक्शन हनी कॉम का फॉर्मेशन करना तथा हनी प्रोडक्शन के लिए पॉलन ग्रेन्स व नेक्टर, फ्लावर जूस की शेप आदि को कलेक्ट करना होता है। तो वर्कर बी का मेन फंक्शन क्या होता है? हनी कॉम के अंदर हनी के प्रोडक्शन को कराना। और स्पेशली क्या करेंगे, आपने देखा होगा जो मधुमक्खी हम लोग को दिखाई पड़ती है ना, जो हनी हम लोग हनी भी दिखाई पड़ता है फ्लावर के ऊपर बैठने से, या किसी मिठाई वाली दुकान पे आप जाएंगे, वहाँ पर जलेबी या बढ़िया सी गुजियाँ बनी हुई हैं, रसगुल्ले बने हुए, तो उसमें आप उसमें देखेंगे मरी हुई पड़ी होती है, वह पास में बैठ करके खा रहे होते हैं उसको, ठीक है, चूस रहे होते हैं। तो ये अपने छत्ते में ले जा करके उसको स्टोर्ड कराते हैं। क्यों? हनी बनाना है। और हनी क्यों बनेगा? क्योंकि एक रॉयल जेली के रूप में काम करेगा। जो बेबी हनी बेबी वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उनको भी दिया जाएगा। और क्वीन भी खाती है ना, ड्रोन्स भी वहाँ पर जो है ना उनको चखते हैं। तो उन सभी के लिए काम करता है बेचारा, ठीक है। और प्रत्येक वर्कर बी के एब्डोमेन रीजन के लास्ट फोर्थ सेगमेंट में वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा कि वैक्स ग्लैंड किस जो है ना हनी बी के कास्ट में पाई जाती है, तो वर्कर बी की कास्ट में पाई जाती है। और स्पेशली जो वर्कर बी होती हैं, उनका जो एब्डोमिनल रीजन का लास्ट फोर्थ सेगमेंट होता है, आखिरी का जो चौथा सेगमेंट होता है, उसमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, जिनके द्वारा वैक्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तथा वैक्स हनी बी का नेचुरल प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मोम होता है ये हनी बी का एकदम नेचुरल प्रोडक्ट होता है। प्रत्येक वर्कर के हाइंड लेग्स, ठीक है, हाइंड लेग्स में पॉलन बास्केट पाई जाती है। प्रत्येक वर्कर बी के हाइंड लेग्स में क्या पाई जाती है? पॉलन बास्केट्स पाई जाती हैं, जिसमें यह पॉलन ग्रेन्स को स्टोर्ड करती हैं। तथा प्रत्येक वर्कर के फोर लेग में पॉलन ब्रश पाए जाते हैं, जिनके द्वारा यह पॉलन बॉक्स बास्केट से पॉलन ग्रेन्स को रिमूव करती हैं। अब आपको पता है हाइंड लेग मतलब आगे का, फोर लिम्ब मतलब पीछे का, ठीक है, नीचे वाले पैर। पैर अगर हम लोग पाद की बात करेंगे, ठीक है, तो फोर लिम्ब में आएंगे, और हाइंड लिम्ब मतलब ऊपर। तो हाइंड लिम्ब में आप देखेंगे, इसके हाइंड लिम्ब में देखेंगे कि पॉलन बास्केट पाया जाता है। जब ये किसी फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठेगा नेक्टर लेने के लिए, तो वहां पर एंड्रोशियम रीजन से, एंड्रोशियम समझते हो ना, फ्लावर में होता है एंड्रोशियम में जो स्टेमन उसका यूनिट होता है, स्टेमन में आप देखेंगे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन बाहर की ओर रहते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, इसके पॉलन बास्केट में, हाइंड लिम्ब के पॉलन बास्केट में आकर के स्टोर्ड हो जाते हैं। और जब ये अपने कॉम में वापस आती है, तो फिर ये फोर लेग के द्वारा या फोर लिम्ब्स के द्वारा क्या करती है, पॉलन ब्रश उसमें पाए जाते हैं फोर लेग में, और ये उसको झाड़ झाड़ के छोड़ देगी उसे, ठीक है, जिनके द्वारा पॉलन बास्केट से पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिमूव होकर के हनी बी के अंदर या हनी जो है ना कॉम्ब है उसमें स्टोर्ड हो जाते हैं। और देखिए लिखा हुआ है कॉलोनी में डिफरेंट टाइप के वर्क के आधार पर, डिफरेंट टाइप के वर्क के आधार पर यह वर्कर भी फॉलोइंग टाइप से डिवाइड रहती हैं। अब ये भी खास बात है कि वर्कर बी में भी 5 प्रकार के वर्कर बी ऐसे होंगे जो पूरे कॉम्ब में अपने अपने काम के आधार पर डिवाइड की गई। वैसे तो 3 कास्ट पाई जाती हैं हनी कॉम्ब में या बी हाइव में, और इस बी हाइव के अंदर आप देखेंगे कि वर्कर बी का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, वर्कर बी का जो मेन फंक्शन होता है, इनके कई फंक्शन होते हैं, राइट। तो पहला फंक्शन देखो क्या है, नर्स बी। अब आपको पता है कि फर्टिलाइज्ड एग या अनफर्टिलाइज्ड एग जो हनी क्वीन हनी बी ने दिए हैं, ठीक है, या क्वीन ने जो दिए हैं, उसका ख्याल कौन रखेगा?
है ना, तो वो नर्स भी होंगी, एपी वर्कर भी हैं, जो कॉम के अंदर ही रहती हैं और पूरे कॉलोनी में आप देखेंगे कि वहाँ पर इनका ख्याल रखा जाता है बच्चों का जो होने वाले, तो आया मक्खियाँ जिनको कहते हैं। सेकंड है फॉरजिन बी, यानी कि भोजन संग्रहकर्ता मक्खियाँ। फॉरजिन बी ये बाहर जाएंगी, मतलब कॉम्ब से बाहर जा करके पॉलन ग्रेन्स को, फ्लावर के नेक्टर्स को या डिफरेंट टाइप के मेथड से सुगर्स को ये लेकर के आएंगे, इनको फॉरजिन बी कहते हैं। तीसरा है फनिंग फैनिंग एंड वेंटिलेशन बी, यानी समवाती मक्खियाँ। अब फैनिंग और वेंटिलेशन कहने मतलब, अब आपको पता है कि कॉम के अंदर ज़्यादा टाइम तक अगर ये लोग रहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है या वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। वेंटिलेशन का मतलब ही समझो ना, वेंटिलेशन, अरे यार वेंटिलेशन नहीं हो रहा, बड़ा दिक्कत हो गया है, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, तो हम खिड़कियां खोल देते हैं। तो इनका क्या होता है, फैनिंग। फैनिंग कहने मतलब इनके पर बड़े बड़े होंगे और ये एक साथ एक लय में पूरे कॉम्ब के अंदर क्या करते हैं, अपने पंखों को मूव करते हैं, जिससे वहां की जो ऑड स्मेल या ऑड एयर है वो बाहर निकल जाएगी और एटमॉस्फेयर की जो फ्रेश एयर है वो कॉम्ब के अंदर चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्केवेंजर बी, यानी सफाई कर्मी मक्खियां, ऐसी जो यहाँ पर बी होंगी जो पूरे कॉम्ब के अंदर सफाई करेंगी। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग बी, जो कि नियंत्रक मक्खियां होती हैं, ये कंट्रोल करती हैं कि बी के अंदर या कॉम्ब के अंदर किसे आना है किसे नहीं आना है। ठीक है, तो हम हर एक यहाँ पर जो है ना बी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली हमारी बात है नर्स बी की, है ना। नर्स बी क्या करती है, देखिए लिखा हुआ है, यह वर्कर बी मुख्यतः एग को हनी कॉम्ब में सेपरेट सेल्स यानी कोष्ठकों में रखती है। ये वर्कर बी जो नर्स बी है ये क्या करेगी, डिफरेंट टाइप के जो वहां पर चैम्बर्स बने हुए हैं, उन चैम्बर्स में हनी कॉम्ब के अंदर सेपरेट सेल्स में इन एग को क्या करना है, रखती है। और इन एग की देखभाल व न्यूट्रिशन को देती है, और इन सभी एग का ये देखभाल करेगी और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी समय समय पर। रॉयल जेली ही इसको खिलाया जाता है बच्चों को। सेकंड देखिए लिखा हुआ है फॉर्जिन बी। फॉर्जिन बी क्या करते हैं, देखो लिखा हुआ है, यह वर्कर भी मुख्यतः फ्लावर के सेब व पॉलन ग्रेम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्टोर करके कॉम्ब में लाती हैं, यानी कि छत्ते में लेकर के आती हैं। लगभग 1 किलो हनी के लिए एक वर्कर बी को शैप व पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी 1 किलो, समझिए 1 किलो जो हनी है उसको बनाने के लिए एक वर्कर बी को, एक फॉर्जिन वर्कर बी को करीबन 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने कॉम्ब से लेकर के, जहां से वो शैप को है ना, शैप को, पॉलन ग्रेन्स को, फ्लावर के शैप को, यानी नेक्टर उसमें होगा, पूरा रस होगा, उसको पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, राइट, 10 लाख चक्कर लगाती है, अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, यह वर्कर भी फ्लावर को इनके कलर व फ्रेग्रेंस से आइडेंटिफाई करती है। अभी जो वर्कर भी हैं ये फ्लावर को इनके कलर और फ्रेग्रेंस से भी आइडेंटिफाई करेगी। जितना अच्छा कलर, जितना अच्छा फ्रेग्रेंस, उतना अच्छा हनी, याद रखिएगा। तथा यह सिद्ध हो चुका है कि यह ब्लू कॉमा येलो कॉमा ग्रीन कॉमा व्हाइट कलर में अंतर भेद कर सकती हैं। ये ब्लू येलो ग्रीन व्हाइट में अंतर को क्या कर सकती हैं, भेद कर सकती हैं, डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि ब्लू कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कौन सा है और व्हाइट कौन सा है। इसकी फ्लावर तक आने जाने की जो दिशा होती है, ठीक है, इसकी फ्लावर तक आने जाने में, इसके फ्लावर तक आने जाने में सनलाइट के डायरेक्शन से या अपने मार्गदर्शन, दैट मीन्स गाइडेंस में इसकी सहायता लेती हैं। यानी कि सनलाइट किधर जहां पड़ रही है, किस तरीके से उस लेवल पे पहुंच रही है, किस टाइम कैसी पहुंच रही है, उसके मार्गदर्शन के द्वारा ये अपने कॉम्ब से और उस फ्लावर तक पहुंचेगी और फ्लावर से अपने कॉम्ब तक पहुंचेगी। और वहां पर जाकर के अगर मान लो किसी वर्कर बी को बहुत अच्छा फ्लावर मिल गया है, प्लांटेशन वहां पर बड़ा अच्छा है, फ्लावरिंग अच्छी है, और वहां पर जो प्लांट्स हैं, तभी कहते हैं ना कि जहां पर हनी एपीकल्चर किया जाता है उसके आसपास क्षेत्र में या वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स को लगाया जाता है, अच्छे मतलब प्लांट्स को लगाया जाता है, इसमें फ्लावर्स आते हैं, अच्छे फ्लावर्स को लगाया जाता है विद फ्रेग्रेंस, तो हनी भी उतना अच्छा प्रोड्यूस होता है, हनी भी उतना अच्छा बनेगा। तो ये जो गाइडेंस है ये सनलाइट के डायरेक्शन में लेती है, तथा स्पेशल टाइप के डांस से
ये अपने कॉम के पास जाएगी और वहां पर स्पेशल टाइप का एक डांस करेगी, है ना, स्पेशल टाइप का एक डांस करेगी, और उस डांस से वहां के अन्य वर्कर बी को ये बताएगी कि देख भैया मुझे ये चीज मिली है और ये बहुत प्यारी है, चलो लेकर के आते हैं सभी लोग। और वो जो वर्कर्स भी हैं, फॉरेन वर्कर्स भी हैं, इसके डांस को समझेंगे और उस डायरेक्शन के थ्रू उसके साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे चींटियों का जो है ना, चींटी आप लोग देखते हैं, उसका बिल कहाँ पे होता है ना, एक चींटी पूरे उसी राज्य में घूम रही है जहां पर वो रह रही है, उसको कहीं पर कोई टुकड़ा मिलता है, आप देखें ना, थोड़ा सा कोई मीठा अगर आप डाल देते हैं कहीं पर, तो थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत चींटियां आती है। एक्चुअल में होता है कि कोई एक चींटी वहां पर घूम रही है, बहुत सारी घूम रही है, तो वो एक चींटी पहले आएगी, खाएगी, उसको बताएगी, फिर जाएगी वो सीधे अपने कॉलोनी के पास में कि चलो वहां पर माल मिला है। पूरी कॉलोनी के बंदे आ जाते हैं, ठीक है, और वहां से उसको उठा करके ले जाने का प्रयास करने लगते हैं, और एक रिदम में आते हैं, एक लय में आते हैं, एक डायरेक्शन में आते हैं। और जिस डायरेक्शन से ये चींटी, जो पहली वाली चींटी है, एंट है, वो आएगी उसी डायरेक्शन में उन सबको भी लेकर के आएगी। हो सकता है शॉर्टकट अच्छा हो, लेकिन उसे नहीं पता, लेकिन वो अपने डायरेक्शन से, जिस तरीके से वो पहुंची है वहां पर, जिस तरीके से वो आई है, वैसे ही जाएगी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार इनके पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर भी आप समझे थोड़ा सा, इधर एक स्पेशल टाइप के डांस है, इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को देती हैं। अगर किसी फॉर्जन बी को, वर्कर बी को कहीं पर प्लांटिंग या फ्लावरिंग अच्छी मिल जाती है, तो ये उस इंफॉर्मेशन को अपने कॉम तक ले जाकर के पहुंचाएगी। और देखिए लिखा हुआ है, वर्कर बी के इन सभी बिहेवियर्स का एक्सप्लेनेशन 1950 में वॉन फ्रिश ने किया था। ठीक है, तो एक वॉन फ्रिश साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, काम किया, और उन्होंने इस पूरे बिहेवियर्स को, वर्कर बी के बिहेवियर को समझा और 1950 के अंतर्गत आकर के बता दिया। समझ रहा है। थर्ड हमारा यहाँ पर कौन सा है, फैनिंग और वेंटिलेशन बी। फैनिंग और वेंटिलेशन बी कौन सी होती है, देखिए लिखा हुआ है, इन वर्कर बी का मेन फंक्शंस कॉम्ब के अंदर फ्रेश एयर को रखना होता है। ठीक है, अब जो हनी कॉम्ब है या बी हाइव है, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत है, अब फ्रेश एयर कैसे मिलेगी, तो इन वर्कर बी के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह भी मुख्यतः अपने पंखों, दैट मीन्स विंग्स को फड़फड़ाकर, यानी कि फ्लटरिंग करके, ठीक है, फड़फड़ा करके कॉम्ब की पॉल्यूटेड एयर को बाहर की ओर फेंकती हैं तथा कॉम्ब में फ्रेश एयर को बनाए रखती हैं। इनका ये काम होता है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर भी। स्कैवेंजर भी क्या करते हैं, या वर्कर भी मुख्यतः कॉम्ब के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर्स व सेल्स को साफ यानी क्लीन रखती हैं, उसके अंदर कोई गंदगी तो नहीं है। कोई अगर मान लो कि एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि एग है जो ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसको भी उठा करके बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोलिंग बी। अब देखिए कंट्रोलिंग बी क्या करते हैं, प्रत्येक कॉम्ब में लगभग 3 से 4 ऐसी बी होती हैं जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह अन्य ऑल वर्कर्स बी की एक्टिविटी पर कंट्रोल रखती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लासरूम में एक बच्चा ऐसा है जो मॉनिटर के रूप में उसको स्थगित किया जाता है, बनाया जाता है, मॉनिटर के रूप में उसको बनाया गया कि क्लास के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटी, क्लास की टाइमिंग, क्लास में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि वहाँ क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उसकी पूरी एक व्यवस्था जो दी जाती है वो एक मॉनिटर को दी जाती है। और मॉनिटर का पावर इतना होता है कि वो किसी बच्चे की मार करा सकता है। अगर कोई बच्चा अगर मान लो बदतमीजी कर रहा है, क्लास में शांति से नहीं बैठ रहा है, तो वो प्रिंसिपल के पास जाएगा या क्लास टीचर के पास जाएगा और बोलेगा मैम या सर मैंने इसको कई बार समझाया, ये नहीं समझ रहा है, फिर मैम उसको पनिश कर देती है, फिर वो अगले दिन से सही हो जाता है। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन दे रहा है, तो वो कहेगा नहीं तुम वहां बैठो, चिल्लाओ मत, शोर मत मचाओ, बदतमीजी करोगे मैं सर को बुला लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको मॉनिटर करने का एक काम मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी है। तो कुछ 4 से 5 या 3 से 4 ऐसी वर्कर भी होती हैं जो कंट्रोलिंग बी के रूप में काम करती हैं। पूरे कॉम्ब में जो वर्कर बी पाई जा रही हैं डिफरेंट टाइप की, जिनका काम है उन सबके काम को नियंत्रित करना होता है, उनके ऊपर कंट्रोल करना होता है, कोई बदतमीजी ना करे, कोई इधर से उधर ना जाए, किसी चैम्बर में ना जाए, तो वो सब काम इनका होता है और बहुत बाखूबी से ये लोग निभाते हैं उसको। तो बड़ा सोशलाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने ये वर्कर बी और क्वीन बी और ड्रोन्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वर्कर बी तो इनका बेचारों का काम ही है पूरे कॉम्ब के अंदर काम करना। क्वीन का क्या काम है, सिर्फ एग को देना, ठीक है, एग लेइंग करना। और ड्रोन का क्या काम है, इन एग को फर्टिलाइज करना। कुछ एग को फर्टिलाइज करेगा, कुछ को नहीं करेगा ड्रोन्स का।
और ड्रोन्स भी क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, ठीक है। वर्कर भी फर्टिलाइज एग से बनते हैं। ड्रोन से ही, ठीक है, कोई एक क्वीन के रूप में चुन लिया जाता है जब क्वीन मर जाती है, और इसका जीवन काल 5 साल तक होता है, ठीक है, 4 से 5 साल तक, राइट। चलो यहां तक सभी को समझ में आया बच्चों हनी बी के बारे में। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं स्पीसीज ऑफ हनी बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैंने एक कंप्लीट लेक्चर में आपको हनी बी के बारे में पूरा समझा देना है। फिर एपीकल्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हनी बी के बारे में तो समझ लें, है ना। अगर मान लो कल को आप यही इंडस्ट्री अपनी खोल लेते हो, आप अपने क्षेत्र में मधुमक्खी पालन करना शुरू कर दो, कोई काम नहीं करना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कौन सी मधुमक्खी सबसे अच्छी होगी, कैसे उसको हम एपीकल्चर में यूज करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए देखिए, स्पीसीज ऑफ हनी बी की बात करें तो हनी बी की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो लिखा हुआ है हनी बी ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, कौन सा ऑर्डर में रखा गया, हाइमेनोप्टेरा में रखे गए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में से एक होते हैं जिन्हें हनी व वैक्स के लिए रियरिंग यानी पाला जाता है, ठीक है। रियरिंग कहने मतलब पाला जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए यानी कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण के लिए हनी बी का रियरिंग किया जाना एपीकल्चर कहलाता है। तो एपीकल्चर क्या है, एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम लोग अपने आर्थिक लेवल पर उसका उपयोग करने के लिए इसको हम रियरिंग करेंगे, पालेंगे। इंडिया व वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में एपीकल्चर के लिए मुख्यतः हनी बी की करीबन 4 स्पीसीज को रीयर किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्स को प्रोड्यूस करती हैं। पहली है एपिस डोरसाटा, ये रॉक बी होती है, स्पेशली रॉक्स में अपना जो है ना चट्टानों पे जाकर के अपने छत्तों को बनाती है। एपिस इंडिका इंडिया में पाई जाती है, इसको इंडियन बी कहते हैं स्पेशली, ठीक है। एपिस फ्लोरिया, इसको हम लोग लिटिल बी कहते हैं, छोटी सी मधुमक्खी होती है। और एपिस मेलिफेरा, ठीक है, इसको यूरोपियन बी के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो आप लोगों ने डायग्राम देखा था वो एपिस मेलिफेरा का था, ठीक है। डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा बहुत उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए एपिस डोरसोटा की बात करें तो ये क्या है, देखो लिखा हुआ है, इसे रॉक बी या जियांट हनी बी भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी होती है, या मोस्टली लार्जेस्ट साइज की हनी बी होती है, ठीक है, जो शेप में लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके एक हनी कॉम्ब में लगभग 20 पाउंड, ठीक है, 20 पाउंड हनी को ऑब्टेन किया जाता है। अगर इसका आप एक कॉम्ब देखेंगे, हनी कॉम्ब देखेंगे, तो उसमें 20 पाउंड तक हनी को ऑब्टेन किया जाता है, जो हनी बी की किसी दूसरी स्पीसीज से ऑब्टेन होने वाले हनी से मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। तो एपिस डोरसोटा काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, और ये जियांट बी या रॉक बी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके एक कॉम्ब के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी कि 20 पाउंड्स के आसपास हनी बनता है, या ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा होती है अदर हनी बी के स्पीसीज के कॉम में पाए जाने वाले हनी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एपिस डोरसोटा के वर्कर मोस्ट एक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो प्रत्येक दिन लगभग 12,000 से अधिक फ्लावर से नेक्टर व पॉलन ग्रेन्स को एकत्रित करते हैं। हर दिन जो एक वर्कर बी है वो क्या करेगी, स्पेशली 12,000 से लेकर के यानी वहां की पूरी टोटल 12,000 से अधिक फ्लावर के नेक्टर से पॉलन ग्रेन्स को एकत्रित कर लाते हैं, ठीक है। हनी बी की इस स्पीसीज का एक स्पेशल नेचर यह है कि यह बी हाइव की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अपने प्लेस को चेंज करती रहती हैं, ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक नेचर ये होता है कि किस एरिया में प्लांटेशन ज़्यादा है, फ्लावरिंग ज़्यादा है, उसी एरिया में जाकर के ये अपने कॉम्ब को बनाएंगे, बदलते रहते हैं, ठीक है, चेंज करती रहती हैं, जिस कारण इस स्पीसीज का एपीकल्चर में अधिक यूज नहीं किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर मान लो हमने इसका अपने एरिया में रखा, ठीक है, और कोई मधुमक्खी गई बाहर, उसको दिख गया कि हाँ भाई 3-4 किलोमीटर दूर पे बहुत अच्छा प्लांटेशन हो रहा है, तो ये सब निकल लेंगी वहां के लिए, यहाँ वाला छोड़ देंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका एपीकल्चर में बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एपिस इंडिका, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है आपका लिखने के लिए। एपिस इंडिका के ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यह हनी बी की स्पीसीज मुख्यतः इंडिया में
प्लेन एरिया व फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है। ठीक है, एपिस डॉर्सेटा के कंपैरिजन में यह स्पीसीज साइज में स्मॉल होती है। ठीक है, यह मुख्यतः कैसे होती है, यह मुख्यतः प्री स्टेम कॉमा डेन बुशेस डेन बुशेस व दीवारों आदि पर हनी कॉम्ब को प्रोड्यूस करती है। जो स्वतंत्र रूप से स्टेम पाए जा रहे हैं वहां पर, जहां पर डीन बुशेस पाई जा रही, झाड़ियां पाई जा रही वहां पर, और दीवारों पर आप देखेंगे कि इनका हनी कॉम्ब मिलता है। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर पानी की टंकी जो नगर पालिका में बनाई जाती है, नगर निगम में बनाई जाती है, जहाँ से पानी भेजा जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इस स्पीसीज के जेंटल नेचर के कारण, बहुत अच्छा नेचर इनका होता है, उसके कारण इसे एपीकल्चर में आसानी से पाला जा सकता है। इसके हनी कॉम्ब से 6 से 7 पाउंड हनी को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि एक हनी कॉम्ब जो होगा उससे 6 से 7 पाउंड हनी हमको मिल जाता है एपिस इंडिका से, राइट। और इसको एपीकल्चर में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका आता है एपिस फ्लोरिया। ये देखिए क्या कर रहा है, इसे लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह साइज में एपिस इंडिका से भी स्मॉल होती है और अत्यंत स्मॉल साइज के हनी कॉम्ब को प्रोड्यूस करती है। जितनी छोटी उतना छोटा हनी कॉम्ब, जिनसे अत्यधिक कम अमाउंट में हनी को ऑब्टेन किया जाता है। इस स्पीसीज के जेंटल नेचर के कारण और नॉर्मली नॉर्मली स्टिंगिंग नेचर ना होने के कारण, ठीक है, ये स्टिंगिंग नेचर का मतलब ये डंक नहीं मारती हैं, तो स्टिंगिंग नेचर ना होने के कारण इसके हनी कॉम्ब में आसानी से हनी को ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन एपिस इंडिका की बात करोगे तो उसके हनी कॉम्ब को अगर छूने जाओगे तो वहां पर कुछ सोल्जर वर्कर भी होंगे, वो आपको डस लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, फोर्थ है एपिस मेलिफेरा। देखिए लिखा हुआ है, यह हनी बी की स्पीसीज मुख्यतः यूरोप, अमेरिका में एपीकल्चर के लिए बेस्ट स्पीसीज मानी जाती है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में स्पेशली ये बेस्ट मानी जाती है। इससे अत्यधिक कम मात्रा में हनी को ऑब्टेन किया जाता है या हनी प्राप्त होता है, लेकिन इसके जेंटल नेचर के कारण इसका आसानी से डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, यानी कि आप एक छत्ते को उठा करके दूसरी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग द्वारा इसे अत्यधिक रूप से संख्या में इंप्रूव भी किया गया है तथा इसकी मेनी वैरायटी को भी डेवलप किया गया है। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज को भी वहां पर डेवलप किया गया है, राइट। अब इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है हनी बी लैंग्वेज और हनी बी डांस। इस पे एक शॉर्ट नोट आता है आपका लिखने के लिए कि हनी बी के अंदर जो लैंग्वेज पाई जा रही है, यानी कि हनी बी एक अपनी इंफॉर्मेशन को अपने कॉम्ब के बाकी के वर्कर बी को किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, या इसके स्पेसिफिक डांस जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसको समझना है। इससे शॉर्ट नोट आता है बच्चों लिखने के लिए। इस कंप्लीट लेक्चर में आपको हनी बी से रिलेटेड पूरा मिलेगा। एपीकल्चर में जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे एपीकल्चर का, तो उसमें आपको एपीकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही लेक्चर में मिलेगी। जैसा आप सभी को पता है कि मैं एक ही कंप्लीट लेक्चर में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं, कि एक ही लेक्चर पढ़ने के बाद में आपको किसी दूसरे लेक्चर को या खोजने की जरूरत ना पड़े, या आधा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूं अब अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक जरूर कर लेना वीडियो को यार, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूंगा और आपका कुछ नहीं जाना है। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली रही बहुत अच्छी से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना एग्जाम में लिखना है, क्या क्या आना है, वो सब मैं यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, और एक स्थिरता के रूप में चल रहा हूँ जिससे आप बोर भी ना हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हनी बी लैंग्वेज क्या है और हनी बी का डांस क्या है। देखिए लिखा हुआ है, किसी हनी कॉम कॉलोनी में वर्कर बी का मेन फंक्शन हनी प्रोडक्शन के लिए फ्लावर के फ्लावर जूस, यानी कि उसके शैप को, पॉलन ग्रेन्स को और नेक्टर को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, यह सभी सब्सटेंस को हनी कॉम्ब के मेंबर द्वारा फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। ये जितने भी सब्सटेंस लेकर के आती है बेचारी ये हनी कॉम्ब, हनी बी, तो ये फूड मेंबर, ये फूड के रूप में वहां के पाए जाने वाले हनी कॉम्ब में जो सदस्य पाए जा रहे हैं उनके भोजन के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, वर्कर बी द्वारा एक दूसरे को फूड सोर्स की लोकेशन, वर्कर बी के द्वारा एक दूसरे को फूड सोर्स यानी फूड कहां पर मिल रहा है अच्छा, उसकी लोकेशन
वह डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन को एक स्पेशल टाइप के रिदमिक बॉडी मूवमेंट, एक स्पेशल टाइप का रिदमिक बॉडी मूवमेंट करते हैं, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसे ही हनी बी लैंग्वेज या हनी बी डांस कहते हैं। राइट, देखिए लिखा हुआ है, हनी बी के अपने फूड सोर्स से रिलेटेड डांस लैंग्वेज की खोज को, ठीक है, कार्ल वॉन फ्रिश, इसका पूरा नाम है कार्ल वॉन फ्रिश, ठीक है, 1948 द्वारा की गई थी। 1950 में इन्होंने बता दिया था, 1948 में इसको समझ लिया था पूरा। कार्ल वॉन फ्रिश ने 1948 में इसको समझ लिया था कि इसकी लैंग्वेज क्या कह रही, क्या कहने का मतलब है स्पेशली इसका। राइट, नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, फ्रिश के अकॉर्डिंग हनी बी वर्कर्स द्वारा किए जाने वाले डांस का रेट हनी कॉम के फूड सोर्स से दूरी के अकॉर्डिंग होता है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रिश के अकॉर्डिंग। फ्रिश ने ये बताया कि हनी बी जो वर्कर है, ठीक है, उसके द्वारा जो डांस किया जा रहा है, ठीक है, उसका जो रेट हनी कॉम है, ठीक है, रेट ऑफ हनी कॉम और फूड सोर्स है, उसकी दूरी पूरी जो है ना, उसकी दूरी के अकॉर्डिंग होता है। कितना देर तक डांस करेगी, कितने चक्कर लगाएगी वो एक रिदमिक फॉर्म में, वो ये तय करेगा कि हनी कॉम से फूड की दूरी कितनी दूर है, फूड सोर्स की दूरी कितनी दूर है। देखिए लिखा हुआ है, फ्रिश के अकॉर्डिंग हनी बी लैंग्वेज में मुख्यतः दो प्रकार के डांस इंक्लूड किए गए हैं। एक तो है राउंड डांस, छोटा सा, और दूसरा है वैगल डांस। इसको हम लोग वेक टेल डांस कहते हैं। वेक टेल डांस, वेक टेल डांस क्या होता है, ये स्पेशली इस तरीके से कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, डायरेक्शन में। वेक टेल डांस इस डायरेक्शन में मूव करेगा वेक टेल डांस में। राइट, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। राइट, अभी बताता हूं मैं। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, हनी बी द्वारा किया जाने वाला राउंड डांस एक सर्कल में होता है, एक गोलेकार में होगा, ठीक है, जो फूड सोर्स के हनी कॉम से अत्यधिक पास होने का संकेत होता है। यानी कि जो फूड सोर्स होगा, अगर सर्कल में हनी बी या वर्कर हनी बी आकर के, फॉर्जिन वर्कर हनी बी आकर के कॉम के सामने एक सर्कल में अगर डांस करती है, राउंड शेप में वो घूमती है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि भैया फूड सोर्स पास में है, आओ चलो चलते हैं, लेकर के आते हैं। ठीक है, लेकिन हनी बी डांस लैंग्वेज में वर्कर द्वारा मेनली वेगल डांस या वेग टेल डांस के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि फूड सोर्स की हनी कॉम से दूरी 10 मीटर से अधिक होने पर किया जाता है। अगर मान लो कि कहीं पर हनी कॉम्ब है और वहां से 10 मीटर की दूरी पर या 10 से अधिक मीटर की दूरी पर, ठीक है, 10 मीटर से अधिक मीटर की दूरी पर फूड सोर्स पाया जा रहा है, तो ये वैगल डांस करेगा। ठीक है, ये हनी बी कॉम के सामने वैगल डांस करेगा। ठीक है, इस प्रकार के डांस में प्रत्येक वर्कर भी अपनी टेल द्वारा, अपनी पूंछ के द्वारा स्ट्रेट डांस में मूवमेंट करते हैं। स्ट्रेट डांस में कैसे करेंगे बताते हैं अभी। करते हुए अपने दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, सेमी सर्कल को प्रोड्यूस करते हैं, आधा सर्कल बनाते हैं। भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा है यार, अभी आगे बताता हूं। देखिए लिखा हुआ है, यदि डांस हनी कॉम के वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हनी कॉम्ब के वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या किया जाता है, तो यह फूड सोर्स के सन के डायरेक्शन में लोकेट होने का संकेत होता है। यानी कि जो फूड सोर्स होगा वो सन के डायरेक्शन में लोकेट होगा अगर इसने वर्टिकली डांस किया, ठीक है, तो सन के डायरेक्शन में क्या है, फूड सोर्स लोकेट है। यदि डांस कैसा होगा, हनी कॉम्ब के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो यह फूड सोर्स के सन के अपोजिट डायरेक्शन में होने का संकेत या इंडिकेशन होता है। यदि डांस हनी कॉम के ऑब्लिक होता है, हनी कॉम के ऑब्लिकली होता है, तिरछे फॉर्म में होता है, तो यह फूड सोर्स के एक डिफरेंट एंगल पर अरेंज होने का संकेत होता है। ऐसा बताया है फ्रिच ने। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए राउंड डांस है और ये वैगल डांस है। राउंड डांस में क्या करेगी, मधुमक्खी स्पेशली, राउंड डांस में क्या करेगी, मधुमक्खी स्पेशली एक सर्कल बनाएगी। मान लो इसने यहां से स्टार्ट किया और ये देखो घूम रही है, ऐसे एक सर्कल के रूप में घूम रही है, फिर यहां तक आई, फिर घूमेगी इस तरीके से।
तो अगर सर्कल के रूप में ये हनी बी डांस करती है तो ये क्या इंडिकेशन होता है कि फूड सोर्स हनीकॉम्ब के पास में है। अगर वैगल डांस किया तो मोर देन 10 मीटर से ज्यादा, 10 मीटर से अधिक जो है ना फूड सोर्स कॉम से पाया जा रहा है। और यहां पर भी डिफरेंट टाइप का ऑब्लिक है तो एक डिफरेंट एंगल होगा, ठीक है, ऑब्लिक है तो एक डिफरेंट एंगल में क्या पाया जा रहा है, फूड सोर्स पाया जा रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन है तो ये सनलाइट के डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑब्लिकली है तो एक नया डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हनीकॉम्ब के स्पीसीज और उसके डांस के बारे में। अब हनी बी का एक और मेन रोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। अभी हम लोग एपीकल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, एपीकल्चर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने बताया ना मैं एक इस कंप्लीट लेक्चर में हनी बी के बारे में पूरा बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एपीकल्चर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो धैर्य बना करके और अच्छे से समझ करके पढ़िए बच्चों, मैं पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं आपको। चलिए देखो लिखा हुआ है हनी बी की लाइफ साइकिल में क्वीन बी जो होती है वो एग लेइंग करती है, पहली बात, जिसमें दो प्रकार के एग होते हैं, एक तो फर्टिलाइज एग होगा, दूसरा अनफर्टिलाइज एग होगा, राइट। तो हनी बी जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल में क्वीन बी क्या करती है, स्पेशली हनी बी की लाइफ साइकिल में जो क्वीन बी होती है वो स्पेशली एग लेइंग करती है, जिसमें दो प्रकार के अंडे होते हैं, एक तो फर्टिलाइज एग होते हैं, दूसरे अनफर्टिलाइज एग होते हैं। देखिए लिखा हुआ है फर्टिलाइज एग के द्वारा मुख्यतः क्वीन बी व वर्कर बी डेवलप होते हैं। तो जो फर्टिलाइज एग होगा उससे क्वीन बी बनेगी और वर्कर बी बनेगी, तथा अनफर्टिलाइज एग के द्वारा मेल या ड्रोन बी डेवलप होते हैं। ड्रोन बी में क्रोमोसोम्स का नंबर क्वीन व वर्कर बी के क्रोमोसोम्स से हाफ होता है, लेकिन तीनों कंडीशंस में डेवलपमेंट सिमिलर फॉर्म में होता है। तीनों कंडीशन में जो डेवलपमेंट होगा वो एक सिमिलर फॉर्म में होगा, लेकिन इनके डेवलपमेंट के समय किए गए भोजन में डिफरेंस होता है। और जो इनका डेवलपमेंट होगा चाहे फर्टिलाइज एग हो चाहे अनफर्टिलाइज हो, इनके डिफरेंस किसमें होगा, स्पेशली भोजन को प्रोवाइड करने में। किसको ज्यादा रॉयल जेली देनी है, किसको कम देनी है, किसको नहीं देनी है, उसके आधार पर इन जो है ना हनी बी के एग का डेवलपमेंट होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है हनी बी की लाइफ साइकिल में, ये लाइफ साइकिल को डिफरेंट फेजेस के अंतर्गत स्टडी किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के फेजेस हैं, डिफरेंट टाइप की अवस्थाएं पड़ेंगी, उसमें इसको हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला यहां पर है वैवाहिक उड़ान तथा मैथुन। बिल्कुल आप रिलेट करेंगे ह्यूमन विवाह से, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मतलब ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से। वैवाहिक उड़ान कहने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बारात आएगी, तो यहां पर भी बारात होगी, ये उड़ान भरते हैं, ठीक है। नुपिटल या मैराइटल फाइट करते हैं, ठीक है, मैराइटल फाइट करते हैं, और फाइट के साथ साथ कॉपुलेशन होता है। जो जीतेगा वही हनी बी के साथ में क्या करेगा, कॉपुलेशन करेगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी सीजन में ब्रीडिंग सीजन होता है, हल्का सा ठंडे का मौसम होता है जब, तब बहुत सारी हनी बी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है आपको, और काफी झुंड के रूप में लड़ती हुई दिखाई देती है। स्पेशली क्या हो रहा है, वो आपस में लड़ रही हैं, और जो जीवित रहेगा जो बचेगा वही क्या करेगा, क्वीन के साथ में एग को फर्टिलाइज करेगा। समझ रहे हो, तो लड़ना पड़ता है इनको। तो वैवाहिक उड़ान या मैथुन की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है क्वीन बी हनी कॉम्ब के चैम्बर से निकलने के बाद फर्स्ट टाइम फ्लाइंग करती है, ठीक है, जिसके दौरान ही कॉपुलेशन का प्रोसेस ऊपर हवा में ही होता है, ठीक है। तथा क्वीन बी मेल ड्रोन के स्पर्म को ग्रहण करती है, तथा क्वीन बी इस स्पर्म को अपने शुक्र कोशों यानी कि स्पर्मैथिका में स्टोर कर लेती है, तथा लाइफ टाइम अपने एग को फर्टिलाइज करती रहती है, ठीक है। कॉपुलेशन प्रोसेस के समय मेल बी के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, देखिए यहां पर बड़ा खास बात है, मेल बी के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इतनी तेजी के साथ बाहर निकलते हैं कि अगेन बॉडी के भीतर नहीं जा सकते, अतः मेल की तुरंत ही डेथ हो जाती है। मतलब कॉपुलेशन करने के लिए पहले लड़ना और उसके बाद कॉपुलेशन के बाद भी मर जाना, तो क्या जिंदगी है यार। लेकिन फिर भी ये करते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, डेथ हो जाती है। कॉपुलेशन के बाद मेल व फीमेल दोनों भूमि पर आ गिरते हैं, जमीन पे आ गिरेंगे, और फीमेल क्वीन जो होती है वो स्पेशली आपस वापस जो है ना कॉम्ब में चली जाती है, तथा डेथ मेल के नष्ट हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अवशेष फीमेल जो यानी कि वहां पर जो उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा हुआ होगा
उसको फीमेल के एब्डोमेन में या फीमेल के एब्डोमेन से स्वयं या वर्कर बी द्वारा अलग कर दिया जाता है। जो उसका पेनिस होगा, ठीक है, पेनिस ही बोलेंगे, कपुलेटरी जो ऑर्गन है, ठीक है, वो क्वीन बी के बॉडी के अंदर इंसर्ट रहता है और जैसे ही जब ये दोनों नीचे जमीन में गिरते हैं आकर के, तो ये उसके कपुलेटरी ऑर्गन को डैमेज करके सीधे कहाँ पहुंच जाती है, कॉम्ब में चली जाती है और वहां पर या तो खुद या तो वर्कर बी के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी, एग एंड एग लेइंग। एग क्या है और एग कैसे दिए जाएंगे, तो कॉपुलेशन प्रोसेस हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है कॉपुलेशन के लगभग 3 या 4 दिनों के बाद क्वीन बी एग लेइंग करना शुरू करती है, जिसमें 2 प्रकार के एग होते हैं, एक तो फर्टिलाइज एग होता है, दूसरा अनफर्टिलाइज एग होता है, ये मैंने पहले ही बताया। अब देखिए हम फर्टिलाइज एग की अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है इन एग के द्वारा मुख्यतः क्वीन तथा वर्कर फीमेल हनी बी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इन एग्स के द्वारा जो फर्टिलाइज एग होते हैं इनके द्वारा मुख्यतः क्वीन डेवलप होगी और वर्कर फीमेल्स हनी बी डेवलप होती हैं। ठीक है, यह एग अलग अलग चेंबर में एक एक करके दिए जाते हैं जो कि डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। अनफर्टिलाइज एग की बात करें तो इन एग के द्वारा मुख्यतः मेल ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता है, जिनके क्वीन बी या जिनसे क्वीन बी या वर्कर्स के कंपैरिजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। ठीक है, क्वीन बी के द्वारा दिए गए एग लंबे व पिंक कलर के होते हैं जो कि प्रत्येक चैम्बर के आधार पर अटैच रहते हैं। प्रत्येक चैम्बर है उसके अंदर जो हाइव या बी हाइव है उसके अंदर जो चैम्बर बने हुए हैं, शेल बनी हुई है हेक्सागोनल शेप की, तो उसके अंदर इनको दिया जाता है। और ये किस कलर के होते हैं, लंबे से होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। राइट, अब देखिए हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। पॉपुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, देन कपुलेशन हो गया, ठीक है, देन एग लेइंग हो गया। अब हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की। तो देखिए लिखा हुआ है फेवरेबल कंडीशन में 3 दिनों के अंदर ही एग से लार्वा डेवलप हो जाता है, जो एग को फोड़कर बाहर की ओर चैम्बर में ही निकलकर आ जाता है। ठीक है, यह लार्वा स्मॉल व वॉर्म लाइक होता है। राइट, इसमें आई व लेग्स नहीं पाए जाते, इसमें आंख और पाद नहीं पाए जाएंगे, जिससे वो चैम्बर छोड़ के बाहर नहीं आ पाता है। तथा यह ग्रब यानी कि क्या कहलाता है, स्पेशली सूणी कहलाता है। वर्कर भी इन लार्वा को फूड को, ठीक है, जो वर्कर भी होती हैं इन सभी लार्वा को जो फूड होगा उसको पहुंचाती है, जिसमें मेल भी हैप्लॉइड एग से डेवलप होती हैं। जो मेल भी होगा वह हैप्लॉइड एग से डेवलप होगा, लेकिन क्वीन बी व वर्कर के लार्वा को प्रोवाइड किए गए फूड पर डिपेंड होता है कि वह क्या क्वीन बी व वर्कर बी के रूप में डेवलप होगा। ठीक है, वह किस रूप में डेवलप होगा, क्वीन बी के रूप में डेवलप होगा या वर्कर बी के रूप में डेवलप होगा। देखिए एक तो बात यहां पर इन्होंने बताई कि डेवलपमेंट के समय में भैया जो वर्कर बी होगा वो लार्वा को फूड, ठीक है, वर्कर बी इन लार्वा को क्या करते हैं, फूड को प्रोवाइड कराते हैं। और मेल भी जो होते हैं वो हैप्लॉइड एग से प्रोवाइड हो जाते हैं, मेल भी तो हैप्लॉइड एग से डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्वीन बी की बात करें और वर्कर बी की बात करें तो ये लार्वा को जो फूड प्रोवाइड किया जाएगा उसके आधार पर ये डेवलप होंगे। अगर ज्यादा फूड प्रोवाइड किया तो क्वीन बनेगा, कम करेंगे तो वर्कर बनेगा। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट 2 डेज में यानी कि पहले 2 दिनों में सभी लार्वा को सिमिलर फॉर्म में फूड प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी लार्वा हैं, चाहे वो हैप्लॉइड एग लार्वा हो, मेल बी वाले हों, चाहे वर्कर बी वाले हों, चाहे ड्रोन वाले हों, चाहे क्वीन वाले हो, सबका समान तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। 2 दिन तक फूड समान समान रूप से दिया जाता है। इसे रॉयल जेली कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन्स व हनी के सलाइवा जूस के मिलने से बनता है। ठीक है, हनी बी की सलाइवल जूस से मिलने से बनता है। अब देखिए लिखा हुआ है 2 दिन के बाद जिन लार्वा को रॉयल जेली फूड मिलता है वह लार्वा क्वीन के रूप में डेवलप होते हैं। ठीक है, जिन्हें जेली फूड दिया जाएगा, रॉयल जेली फूड दिया जाएगा, वो क्वीन के रूप में डेवलप होंगे। तथा बचे हुए लार्वा के फूड में हनी की मात्रा अधिक होती है और वह वर्कर बी के फॉर्म में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो रॉयल जेली ना दे करके उसमें हनी ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो रॉयल जेली नहीं बन पाएगा, रॉयल जूस नहीं बनेगा, रॉयल जेली फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हनी की मात्रा जो ज्यादा मिलेगी तो वर्कर में डेवलप हो जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है मेल बी के यानी कि जो ड्रोन की बात हो रही है, मेल बी के लार्वा हैप्लॉइड फॉर्म में
होते हैं जिन्हें केवल हनी के रूप में फूड को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक ग्रब यानी सूंडी साइज में इंक्रीज होते हैं तथा इनमें कई बार मोल्टिंग की क्रिया होती है एवं नाइन्थ डे प्रत्येक चैम्बर जिसमें ग्रब होता है वैक्स की सहायता से इसके एंड को बंद कर दिया जाता है। तो हर 90 दिन में, ठीक है, होता है और नाइन्थ डे यानी कि जब 9वां दिन होगा तो उस समय वैक्स की सहायता से उस चैम्बर को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके भीतर यह लार्वा कुछ समय बाद प्यूपा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा? प्यूपा में चेंज हो जाता है, जहां पर यह प्यूपा अपने अंदर ग्रोथ करता है और ये प्यूपा क्या करेगा? अपने अंदर ही ग्रोथ करेगा और अपने चारों ओर रेशम के समान कोकून का डेवलपमेंट कर लेता है, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद एक नई हनी बी डेवलप हो जाती है, जो कि चैम्बर की कैप को हटाकर बाहर निकलती है। कि चैम्बर की कैप को क्या करेगी? हटाएगी और बाहर की ओर निकलेगी। देखिए लिखा हुआ डिफरेंट स्पीसीज के प्यूपा का जो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के प्यूपा का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, रानी मक्खी यानी कि क्वीन बी की अगर हम बात करें तो 14th डे में ये डेवलप हो जाएगी। वर्कर बी की बात करें तो ये 70वें दिन डेवलप होगी और मेल बी यानी ड्रोन की बात करें तो 20 दिन में चैम्बर से बाहर निकलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वीन है, ठीक है, जो क्वीन है वो 14th डे में चैम्बर से बाहर आ जाएगी, वर्कर बी 17th डे में बाहर आ जाएगी और जो ड्रोन होंगे वो 20वें दिन चैम्बर के बाहर आते हैं। राइट, तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। तो हनी बी का जो कंप्लीट ए टू जेड फॉर्म था वो हमने इस कंप्लीट लेक्चर के माध्यम से समझ लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा वो आएगा एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर होता कैसे है, मधुमक्खी पालन किया कैसे जाता है, किस तरीके से वहां पर किया जाएगा, या एपीकल्चर को हम लोग बी कीपिंग भी कहते हैं। तो बी कीपिंग किस तरीके से आर्टिफिशियली नेचुरली हो रहा है उसको समझना है। ठीक है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। आपका तो हो ही रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बस शेयर कर दीजिए। और आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाता, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें कि कितना आपको समझ में आया है, आगे की वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये सब आपके कमेंट्स और लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। जिस वीडियो में कम लाइक होते हैं या कम कमेंट्स होते हैं उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर इस पर आप बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट है एपीकल्चर का वो जल्दी लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। ठीक है, नहीं तो आएगा तो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत